हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है और जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो भी आपको बताया गया है। तो यानी आप सबसे कम समय में सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ करंट अफेयर पढ़ने वाले हो। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुरुआत करेंगे अपने पुराने सेगमेंट रिवीजन से। कल का एक दिन का 1 मिनट में हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। धूम्रपान निषेध दिवस दोस्तों 13 मार्च को मनाया गया और इस बार 13 मार्च को इसलिए पढ़ा था क्योंकि सेकेंड वेडनेसडे था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी करके सीए लागू कर दिया गया 11 मार्च को। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री दोस्तों बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया गया गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। डीआरडीओ ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिशन दिव्यास्त्र का सफल परीक्षण किया है और तमिलनाडु सरकार ने नींगल नलामा योजना शुरू की है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पुलिस ने मवेशियों की तस्करी को से निपटने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया है। दिल्ली एयरपोर्ट को लगातार छठवीं बार एशिया पैसिफिक रीजन में ACIASQ सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किशोर मकवाना को। कल यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी। एक्सप्लेनेशन में लिखा तो ठीक गया था लेकिन मैंने ऑप्शन में गलत टिक कर दिया था। तो एक्चुअली में लव कुश कुमार को सदस्य बनाया गया है, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। वहां पर लव कुश पर मैंने टिक कर दिया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के NCSC के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है ना, लवकुश कुमार सदस्य इसी के बनाए गए हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका आपने 1 मिनट में किया रिवीजन है। ठीक है ना, अब हम लोग आज के करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसकी पीडीएफ और क्विज कहाँ मिलेगी? एमजेटी ऐप पर मिलेगी। एमजेटी ऐप कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। डाउनलोड कीजिए, बहुत ही बेहतरीन ऐप है। यहीं पर आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट मिलने वाले हैं, तो आप जाकर के यहाँ पर इसको डाउनलोड करके रखो। एक और जरूरी बात, देखो बिल्कुल संशय मत पाला करो दिमाग में। अगर मान लो कोई क्वेश्चन गलत हुआ है या कुछ चीज मैंने गलत बता दिया है, आप लोग कमेंट करके बता दिया करो। जहां पर अगर आपको लगता है कि आपको कंफ्यूजन है या फिर ये सर ने गलत बता दिया है, अगले दिन मैं उसको करेक्ट कराता ही हूँ। बिल्कुल चिंता मत किया करें। अगर कोई कभी कभी ऐसा मिस्टेक होता है तो मैं अगले दिन उसको करेक्ट करा देता हूँ। आपको 100% प्योर कंटेंट और शुद्ध कंटेंट ही मिलेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए चिंता आपको नहीं करनी है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों समुद्री सुरक्षा बेल्ट या कहें कि मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज शुरू हुआ है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और ये अभी ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ है। कहां पर? ओमान की खाड़ी में। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। एक्चुअली में ये ईरान, रूस और चीन, इन 3 देशों के बीच में होता आया है। 2019 से शुरुआत इसकी हुई थी। इस बार इसका चौथा संस्करण था, लेकिन अभी इसमें इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें और भी बहुत सारे देश जो है इनको शामिल किए गए हैं। अभी आप देखोगे तो इसमें पाकिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है, अजरबैजान, ओमान, भारत, दक्षिण अफ्रीका, इन सब की नौसेनाएं भी इसमें शामिल हो रही हैं। तो ये है समुद्री सुरक्षा बेल्ट अभ्यास या मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज। रूस, ईरान और चीन के बीच में ये प्रॉपर तरीके से होता आया है। ठीक है ना, तो ये ओमान की खाड़ी में हो रहा है। चौथा संस्करण है, इसको बात ध्यान में रखना। ठीक है जी, आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएए न लागू करने की घोषणा की है? तो देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में कल मैंने लगभग सब कुछ चीजें आपको बता दी थी। सीएए ना लागू करने की घोषणा दोस्तों किसने की है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने कहा है कि हम अपने राज्य में नहीं लागू होने देंगे। होता क्या है कि भारत की तरफ से कर दिया गया कि पूरे भारत में लागू हो गया है, लेकिन राज्यों को भाई उसको संचालन करवाना है अपने अपने राज्यों में। तो यहाँ पर जैसे आप देखते हो ना कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था पूरे भारत में। उसके बाद धीरे धीरे बाकी राज्य अपने अपने राज्यों में अडॉप्ट करना शुरू किए। असम पहला राज्य बना जीएसटी लागू करने वाला। जम्मू कश्मीर उस टाइम राज्य हुआ करता था, वो सबसे अंतिम राज्य बना था अपने यहाँ लागू करने देने वाला। तो जीएसटी की बात थी। ऐसे यहाँ पर सीएए जब आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें
अभी देखो तमिलनाडु ने साफ साफ आकर के खुले तौर पर कर दिया, हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे। अब इसके पीछे ये कारण क्या बता रहे हैं, एम.के. स्टालिन यहाँ के सीएम हैं, इन्होंने ही मना किया हुआ है कि हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे। इसके पीछे ये तर्क ये बता रहे हैं कि इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो गैर मुस्लिम हैं, या कहें जो हिंदू, इसके अलावा सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, ये सभी हैं, वो अगर आ रहे हैं धार्मिक प्रताड़ना के कारण आकर के यहाँ निवास कर रहे हैं, तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन यहाँ का कंसर्न अलग है। तमिलनाडु में बहुत सारी मात्रा में श्रीलंकाई तमिल लोग आए हुए हैं। जो श्रीलंकाई तमिल लोग हैं या सिंघल लोग हैं, उन लोगों को वो लोग कैंप बना करके यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं, तो इसमें इनका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। दूसरी बात, अब इसको लेकर के फिर कई केंद्रीय मंत्रियों का बयान आया कि देखो यहाँ पर कहा गया है कि जो गैर मुस्लिम हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, तो गैर मुस्लिम तो ये भी हुए, इनको भी दे दी जाएगी। तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप तो सही कह रहे हो, लेकिन ये बताओ इसमें श्रीलंका का नाम कहाँ है? इसमें यह भी कहा गया है ना कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो गैर मुस्लिम हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, श्रीलंका का तो जिक्र ही नहीं है। तो अभी मान लो श्रीलंका से कुछ लोग आ गए, मान लो मालदीव से कोई आ गया या म्यांमार से कोई आ गया, तो इन सब का तो जिक्र ही नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंसर्न को लेकर के ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो इससे भेदभाव वाली स्थिति आ जाएगी। तो फिलहाल अभी इस पर वाद विवाद चल रहा है, जो भी आगे की अपडेट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। और कुछ जो है केंद्रीय मंत्रियों का ये भी कहना है कि भाई देखो, कैसा ऐसे कैसे नहीं होने दोगे कि अपने यहाँ लागू नहीं करोगे, लागू तो हम करवा कर रहेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, मतलब वाद विवाद चल रहा है, अब जो भी आगे होगा। ये महत्वपूर्ण डेट्स हैं, इन पर हम लोगों ने कल चर्चाएं की थी, तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। ये बात ध्यान रखना कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 2019 में 12 दिसंबर को ही भारत में एक्ट बन गया था, यानी अधिनियम बन गया था, और 11 मार्च को लागू हुआ। ये दो डेट तो आपको कम से कम याद होना चाहिए। आगे तमिलनाडु के बारे में भी हम लोगों ने कल बात कर लिया था, क्योंकि कल हम लोगों ने निंगल ननामा योजना की बात की थी, और उसी दौरान मैंने ये सब पॉइंट्स आपका रिवाइज करवाया था, और आज ये ना लागू करने की भी ये घोषणा कर दिए हुए हैं। तमिलनाडु से स्टैटिक भी हम लोगों ने कल जाना था। देखो मैं कहता हूँ हमेशा आपको कि रेगुलर रहो, अगर रेगुलर रहोगे तो डेली का डेली आपको कंटेंट मिलता रहेगा और आपका रिकॉल होता रहेगा चीजें, है ना। जो कोई अगर मान लो लगातार 2 दिन आ जाता है, तो मैं एक दिन गैप करके या 2 दिन गैप करके वो बताता हूँ, जिससे आपका समय बचे और बाकी चीजें भी आप एक्सप्लोर कर सको। आगे देखते हैं, हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहां पर 8 आंखों वाली नई प्रजाति के बिच्छू की खोज की है। बिच्छू, डंक मारने वाला, 8 आंखों वाली है ये नई प्रजाति की बिच्छू, 8 आंखें हैं। ये खोजी गई है थाईलैंड में। थाईलैंड आप जानते हो सफेद हाथियों का देश इसे कहते हैं, तो वहीं पर ये बिच्छू पाई गई है। और ये बिच्छू की एक अद्भुत और नई प्रजाति है जिसमें 8 आंखें पाई जा रही हैं। जूकीज जनरल में अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और उसी में बताया गया है कि थाईलैंड के केंग क्राचन नेशनल पार्क में ये पाई गई है। अच्छा, इसी केंग क्राचन नेशनल पार्क की वजह से इसका नाम जो रखा गया उसमें क्राचन नाम दे दिया गया। ठीक है, तो इसका नाम जो है अभी नई प्रजाति का नाम रखा गया जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है यूस्कॉर्पिस क्राचन। ठीक है ना, यूस्कॉर्पिस क्राचन। अच्छा, 8 पैर भी हैं, 8 आंखें भी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही याद हो आपको, तो मैंने बताया था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक उड़ीसा और बंगाल में एक ऐसे स्लग की मछली की, समुद्री स्लग की प्रजाति पाई थी। और ये जो स्लग थी, इसका नाम अभी वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं भारत की, द्रौपदी मुर्मू जी, उनके नाम पर रखा गया है। नाम रखा गया इसका मेलानोक्लामिस द्रौपदी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, दोनों रिकॉल कर लो। आगे ये वही चीज इंग्लिश में है। अगला, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहां पर भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया। तो भारत का पहला फ्यूचर लैब्स सेंटर जो है, ये उद्घाटन अभी किया गया तिरुवनंतपुरम, केरल में। ये केंद्रीय मंत्री हैं राजीव जी, राजीव चंद्रशेखर, और इन्होंने सी डैक तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया है। सी डैक वही संस्था है जिसने भारत में सबसे पहले कंप्यूटर लगवाया था। तो सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम्स फॉर स्ट्रेट इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसका नाम रखा गया है इस सेंटर का। ये भारत का पहला फ्यूचर लैब्स सेंटर है। ओके, ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट जनरेशन के चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, इन सब के इकोसिस्टम को ये उत्प्रेरित करेगा, यानी कि इनको ये बूस्टअप करने में काम आएगा। यहाँ पर ये रिसर्च होंगी, ये डेवलप होंगी, मैन्युफैक्चर होंगी, चिप्स, सेमीकंडक्टर वगैरह। ठीक है, आगे
केरल की बात आई है, केरल के बारे में फिर से रिवीजन करो। केरल आपको यहाँ पर मैप में दिख रहा है सबसे नीचे। वेम्पनाड कायल है, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाता है। 14 जिले हैं, विधानसभा में 140 सीट, लोकसभा में 20 सीट और राज्यसभा में यहाँ से 9 सीट जाती है। पिनराई विजयन सीपीएम पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बॉर्डर अपना ऊपर ये कर्नाटक से और इधर तमिलनाडु से लगाता है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो दोस्तों सिप्री ने एक बार फिर से रिपोर्ट जारी करके बताया कि भारत एक बार फिर से दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार आयातक देश बना हुआ है। हथियार आयातक मतलब हथियार खरीदने वाला। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार आज के टाइम पर कौन खरीद रहा है? भारत। सिप्री ये रिपोर्ट बताया हुआ है। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक इंस्टीट्यूट है, सिप्री नाम से बहुत ही फेमस है और ये हथियार वगैरह पर रिसर्च करता है, जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यही तरह तरह के हथियार, लड़ाइयाँ, कहाँ पर मारकाट हो रहा है, ये सब की रिपोर्ट यही जारी करता है। चाहे हथियार खरीदना हो, हथियार बेचना हो, सैन्य ताकत बतानी हो, ये सब का रिपोर्ट ये बताता है। तो सिप्री रिपोर्ट ने इंडिया को टॉप इंपोर्टर ऑफ वेपन्स बताया हुआ है और ये लगातार कई वर्षों से बनता आ रहा है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि 2019 और 2023 के बीच कुल वैश्विक हथियार के आयात में भारत की हिस्सेदारी 9.8% थी। दुनिया भर के जितने भी देश अपना अपना हथियार खरीदते हैं, उनमें अकेले 10% लगभग में हथियार भारत खरीदता है। दुनिया भर में सोचो कितने देश हैं। ठीक है, 2014 से 18 और 2019 से 23 के बीच भारत में हथियारों के आयात में 4.7% की ग्रोथ देखी गई है और भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता जो रहा है वो रूस रहा है। रूस 36% हिस्सेदारी आज भी रखता है भारत के हथियारों में। आप देखते हो सुखोई विमान हो, मेग 21 सीरीज हो, मेग 29 सीरीज हो, या फिर अभी S400 हम लोगों ने लिया है, ये सब हम लोगों ने रूस से लिया है। असाल्ट राइफल्स अभी हम लोगों ने लिया, हालांकि वो तो हम लोग बना रहे हैं अमेठी में, लेकिन ये सब चीजें जो है हम लोग रूस से लिए हैं। तो रूस में, भारत में जितने भी हथियार आयात किए जा रहे हैं उनमें से 36% हम लोगों ने रूस से लिए हुए हैं। हालांकि अब भारत जो है राफेल फ्रांस से ले रहा है, बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे ड्रोन्स वगैरह ये अमेरिका से ले रहा है। भारत ने अपना ये विविध कर दिया है ना, थोड़ा सा अमेरिका से भी, इसराइल से भी, उसके बाद फिर इधर फ्रांस से भी, उसके बाद इधर रूस से भी, इन सब देशों से भी लेना शुरू किया। अगर नेवल इक्विपमेंट में बात करें तो हम लोग जर्मनी का भी सहारा ले रहे हैं सबमरीन वगैरह बनाने के लिए। तो ये सभी जो देशों का नाम मैंने लिया, ये इनसे भारत हथियार खरीद रहा है और बेच किसको रहा है? छोटे छोटे देश जो हैं भारत से अब खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अभी मैंने भारत शक्ति अभ्यास का जिक्र किया था कुछ दिन पहले, तो भारत शक्ति अभ्यास जो अभी 12 मार्च को आयोजित हुआ, बहुत ही जबरदस्त अभ्यास था। इसका उद्देश्य यही था कि भारतीय जितने भी इक्विपमेंट है, भारतीय जितने भी हथियार है भारत के द्वारा बनाए गए हैं, इंडिजीनियस वेपन्स, उनका शोकेस किया जाए खूब बड़े लेवल पर, जिससे, और बहुत सारे देशों को इनवाइट भी किया गया था और उन लोगों को इनवाइट करके दिखाना, देखो अपने पास ये हथियार बनते हैं, आपको जो कुछ लेना हो इसमें से देख करके ले सकते हो। अभी के टाइम पर अगर बात करें तो सबसे बड़ी डील जो अभी भारत में एक्सपोर्ट करने के मामले में हुई है वो ब्रह्मोस मिसाइल की हुई है। फिलीपींस को हम लोग लगभग $350 मिलियन में बेच रहे हैं। तो ये ब्रह्मोस की डील है। तेजस, अभी एक फाइटर प्लेन हालांकि क्रैश हो गया, अभी तक का इसका पहला मामला था, लेकिन तेजस फाइटर जेट भी अपना बहुत ज़्यादा एडवांस है, समझ लो बहुत ज़्यादा फ्रंट पर उसको हम लोग रखते हैं हर जगह, क्योंकि उसके भी जिससे खरीदार अच्छे से मिल जाए। फिलहाल आप किताब खरीद सकते हो। यहाँ पर किताब आ चुकी है आरआरबी एएलपी लोको पायलट या टेक्नीशियन की। अगर आप फॉर्म भर चुके हो तो तैयारी भी शुरू कर हो चुके होगे, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेट भी देना शुरू कर दो। जिनको ऑफलाइन में बुक चाहिए प्रैक्टिस सेट की, उनके लिए ये लाया गया है, मेरे द्वारा डिजाइन किया गया खास आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। 5 इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, 10 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं, डिटेल सॉल्यूशंस हैं सबके। खास बात तो इसकी यही है कि सबके बढ़िया तरीके से डिटेल सॉल्यूशन दिए गए हैं, एरर फ्री कंटेंट है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हो अमेजन से, ठीक है ना। तो जो लोग भी प्रैक्टिस देना चाहते हो ऑफलाइन बुक के माध्यम से भी, वो इसको प्रेफर कर सकते हो। ओके, आगे, भारत भूटान के बीच अस्थायी दोस्ती के प्रतीक के रूप में हाल ही में कहां पर गोरसम कोरा महोत्सव मनाया गया? तो भारत और भूटान के बीच अस्थायी दोस्ती का प्रतीक ये माना जाता है महोत्सव। ये भूटान के बगल में ही एक राज्य है अपना अरुणाचल प्रदेश, वहां पर आयोजित किया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, गोरसम कोरा महोत्सव।
इसमें भूटान के भी लोग होते हैं, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर ना कल्चर के हिसाब से वो लोग सब एक ही हैं। अब तो बॉर्डर तो हम लोगों ने बनाया है समझो, है ना, पहले तो कल्चर के हिसाब से ही सब लोग रहते थे। तो वहाँ के कल्चर में और अरुणाचल प्रदेश के कल्चर में लोग सब सिमिलर रहते हैं। तो यहाँ पर ये भारत और भूटान की दोस्ती को दिखाता है, दर्शाता है। और इस बार जीरो वेस्ट फेस्टिवल के नाम से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है इस थीम से। 7 से 10 मार्च के बीच में आयोजित किया गया। ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जोमीथांग में आयोजित किया गया। ये देखो नाम याद रखना, क्यों? क्योंकि देखो इस महोत्सव में गोरम चर्च में जाकर के भिक्षु जो है वो महोत्सव को सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए इसका नाम गोरम से है, गोरसम कोरा महोत्सव। तो ये गोरम चर्च में जाकर के ये भिक्षु जो हैं वो करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा निवास करते हैं। ये प्रमुख और महोत्सव हैं जो चर्चे में आए हुए हैं। चापचार कूट महोत्सव भी मिजोरम में आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कोलंबो श्रीलंका में इस बार आयोजित किया गया। पिछला वाला हरियाणा में कुरुक्षेत्र में हुआ था। समक्का सरलम्मा जतारा आदिवासी उत्सव तेलंगाना में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल गोवा में हुआ। जल इतिहास उत्सव दिल्ली में हुआ। मणिपुर में मेरा हाउंगचोबा महोत्सव हुआ। लद्दाख में जांस्कर फेस्टिवल मनाया गया। अभी हाल ही में जो मैं आपका टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज ले रहा हूँ, टॉपिक वाइज की, तो उसमें मैं महोत्सव आपको पढ़ा चुका हूँ, योजनाएं पढ़ा चुका हूँ, महोत्सव पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा भी फिल्म पुरस्कार पढ़ा चुका हूँ। पुरस्कार सम्मान लगा है, आज उसकी वीडियो आएगी। तो ये टॉपिक वाइज की प्लेलिस्ट आपको दी गई है। इस प्लेलिस्ट में जा करके ना आप अच्छे से बाकी की सारी जो है क्वेश्चंस जो वीडियो हो जाए उसको देख डालो। कल भी मैंने 2 वीडियो आपको दी थी, ऑस्कर पर एक दी थी, एक और ट्रेंडिंग टॉपिक पर था। तो जो भी वीडियोज आए उसको आप बिल्कुल देखो, उससे आपको जानकारियां नई नई जरूर मिलेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है, आप लोगों से ना मैं फोर्सफुली शेयर करने को नहीं कहता हूं, तो आप लोग शेयर ही नहीं करते हो। भाई देखो, अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, तो चैनल कैसे बढ़ेगा? आपको ना शेयर करना है, ये चैनल आप ही का है। आप जितना मनोबल बढ़ाओगे उतना ज्यादा एनर्जी के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा, उतनी ज्यादा वीडियोज के साथ, उतने ज्यादा मेहनत के साथ। क्योंकि जब रिस्पांस अच्छा दिखता है ना तो और ज्यादा दिल करता है मेहनत करने का। तो अब आप लोग ना इसको खूब शेयर करो। जितना ज्यादा शेयर करोगे समझ लो उतना ज्यादा कंटेंट और उतनी ज्यादा मात्रा में मैं वीडियोज आपके लिए लाऊंगा। तो आप लोग प्लीज जो है शेयर जरूर करो, है ना, और लाइक किया करो, एक आध दो कमेंट छोड़ दिया करो, इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। ठीक है, यूट्यूब को भी समझ में आ जाता है कि हाँ इस पर ज्यादा लोग इंगेज हैं, तो वो वीडियो को और अपनी तरफ से सजेस्ट करता है। मार्च 2024 में किस भारतीय लेखक को प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इरास्मस पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया है अमिताभ घोष जी को। अमिताभ घोष आप जानते हो, बहुत ही फेमस ये भारत के राइटर हैं, लेखक हैं। तो इनको अभी सम्मानित किया गया है इरास्मस पुरस्कार से, ठीक है ना, 2024 से। इनको प्रीमियम इरास्मियम फाउंडेशन के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, इरास्मियम। अमिताभ घोष की जो कंट्रीब्यूशन रहा है पुस्तक के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, इसको देखते हुए इनको सम्मानित किया गया है। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं, आप याद कर सकते हो। ये पूछा जा सकता है कभी भी, एसएससी वगैरह के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, इनके क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लो। द नटमग कर्स जो है ये कई बार पूछा गया है, ये लेटेस्ट इनकी बुक है। द हंग्री टाइड पूछा जा सकता है। द ग्रेट ड्रेंजमेंट ये भी पूछा जा सकता है। तो इनकी पुस्तकें आप याद रखना, ठीक है ना। शशि थरूर की पुस्तक याद रखो, अमिताभ घोष की पुस्तक याद रखो। इसके अलावा जो भी 2-4 और बड़े बड़े लेखक है ना, उनकी जो पुस्तकें हैं उनको याद रख लो। आपका 80% चांस बन जाएगा पेपर में क्वेश्चन भेजने का। अमिताभ घोष जी को दोस्तों ज्ञानपीठ भी मिल चुका है, 2018 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये प्रमुख पुरस्कार हैं जो पिछले दिनों में दिए गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज पुरस्कार सम्मान का नंबर लगा हुआ है, तो पीपीटी तैयार है, आज उसके लिए आपको वीडियो मिलेगी टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज में। तो आज उसमें मैं आपको ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स बताऊंगा, ठीक है ना, 35 से 40 एक पार्ट में, 2 पार्ट में है, उसमें भी हम लोग 70-80 क्वेश्चन देखेंगे योजनाओं की तरह। अमिताभ घोष जी को इनको इरास्मस मिला। रिकेन यामाटोको को प्रियजकर पुरस्कार मिला। ये वास्तुकला के क्षेत्र का, आर्किटेक्ट के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव पुरस्कार यतिन भास्कर दुग्गल को मिला है। नाइटहुड की उपाधि सुनील मित्तल पाए हैं। और नेल्सन मंडेला पुरस्कार नीम हंस संस्था को मिला है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्यारेलाल शर्मा को मिला है। और 5 विभूतियों को इस बार भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। आई होप आपको ये नाम याद ही हो गए होंगे। अगला, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम का अनावरण किया?
स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम का अनावरण अभी आंध्र प्रदेश में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। यहाँ पर देखो, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम का अनावरण किया गया है। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के वज्रकारू डायमंड प्रोसेसिंग कैंप में स्थापित किया गया है। ये क्या करेगा? भारत का दूसरा सबसे बड़ा ये प्रोटेरोजोइक बेसिन है, कोडेप्पा बेसिन। वहीं पर ये भूवैज्ञानिक इतिहास और विकास का प्रतिनिधित्व करेगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो 1851 में स्थापित हुआ था। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। मैक्सिमम उस टाइम पर जो भी स्थापनाएं होती थी, कोलकाता में हेडक्वार्टर हुआ था करता था, क्योंकि राजधानी वही हुआ करती थी। चेयरमैन इसके जनार्दन प्रसाद जी हैं, इनका नाम याद रखेंगे आप। आगे, हाल ही में कहां पर पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया? पूसा कृषि विज्ञान मेला, ये दोस्तों इस बार झारखंड में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? झारखंड में हो रहा है। उसके सिमडेगा में आयोजित किया जा रहा है। पूसा किसान कृषि विज्ञान मेला जो है, ये पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा आयोजित किया जाता है और 10 से 12 मार्च तक ये झारखंड के सिमडेगा जिले में आयोजित किया गया। एग्रीकल्चर में कैसे साइंस का यूज किया जा सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए किसानों के बीच ये मेला आयोजित किया जाता है समय समय पर। तो इसमें शोकेस किया जाता है कि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, किसान कैसे कैसे ट्रैक्टर्स या उनके इक्विपमेंट्स या मशीनें, टेक्नोलॉजी, इन सब का यूज करके अपना उपज बेहतरीन कर सकती हैं। तो इसके लिए ये आयोजित किया जाता है समय समय पर। ठीक है, चलिए अगला, फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया? ये तो फालतू का क्वेश्चन है, हर महीने आता है और लेना ही पड़ता है, मजबूरी बस। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड हर महीने दिया जा रहा है और ये इसीलिए, मतलब जब कोई पुरस्कार बहुत ज्यादा हद हो जाता है ना, तो वो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता भी नहीं। तो ये हर महीने दिया जाता है। कितना ही याद करोगे आप। इस महीने यशस्वी जायसवाल और एनाबेल सदरलैंड को दिया गया है। यशस्वी जायसवाल आप जानते हो भारत के हैं और ये बैट्समैन है, ओपनर बैट्समैन है। एनाबेल सदरलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ऑलराउंडर हैं। तो इन दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड फरवरी 2024 के लिए दिया गया। देखो, एक पुरुष को और एक महिलाओं को हर एक महीने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है। ठीक है, तो मेंस के लिए यशस्वी जायसवाल और विमेंस के लिए सदरलैंड को चुना गया है। यशस्वी जायसवाल और सदरलैंड, यशस्वी जायसवाल जो है अभी इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्टों में लगातार 2 दोहरा शतक बनाए थे। आईसीसी के बारे में बात करें तो 1909 में स्थापना हुई थी। ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं, सीईओ एंड जेफलार्टिस, और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। लास्ट डे के क्वेश्चंस को देखते हैं, जो मैंने कल आपको बताया था। कल आपसे पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई? 2022 से। ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते हैं? तो इसमें ओपनहाइमर ने जीते हैं। ऑस्कर अवार्ड पर कल मैंने वीडियो दी हुई है, आप उसको जरूर देखेंगे। टॉप 15 क्वेश्चन है और वो अगर आप देख लोगे तो आपका ऑस्कर अवार्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें सियोरिटी आ जाएगी। आज आपको फिलहाल क्या बताना है? आज आपको बताना है साथियों कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा दुनिया का सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है? दोनों ही क्वेश्चन मैंने कल बताए थे, कल की वीडियो से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप आंसर जरूर कीजिएगा, आपके आंसर्स का रहेगा इंतजार। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसकी अगर डिटेल में पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम पर जाइए। इसके अलावा हमारे बुक को अगर ऑर्डर करना है तो आप नीचे अमेजन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए, जा करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। नई पुस्तक आई है, जबरदस्त मेहनत की गई है, तो आप एक बार इसको लेकर के जरूर देखें, चेक करें। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल पर वन लाइनर मिलेगा। मैं आपको कल की वीडियो में मिलूंगा, क्योंकि आपको एमजीटी पर मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।